सुप्रभात। और सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। रूब्रिक्स के कड़ी में आइए एक और अध्ययन हम लोग करें। आज के रूब्रिक्स में मैंने सिलेक्ट किया है मेंटल एबिलिटी। ये मेंटल एबिलिटी क्या होता है? मेंटल मेंटल एबिलिटी कहने का मतलब होता है मानसिक क्षमता। और इसके इम्पोर्टेंस हम लोगों के क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा है। मेंटल एबिलिटी मतलब कि आपका मानसिक क्षमता क्या है, बौद्धिक क्षमता क्या है। क्योंकि पेशेंट से जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं तो इसके दो पहलू हैं। एक तो केस टेकिंग में आपको क्या मदद करता है और दूसरा इस रूब्रिक्स का क्या अर्थ होता है। पहला पहलू पर मैं जिक्र करूंगा कि केस टेकिंग में किसी भी रोगी से पूछने के लिए इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और या डायरेक्ट क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चंस आप करते हो उस समय हम लोग उसके मेंटल मानसिक क्षमता के आधार पर ही करना चाहिए। और अगर उसके मानसिक क्षमता से ज्यादा होगा या कम होगा तो आपको सही जवाब नहीं मिल सकता है। यह तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू है कि ये इसका रूब्रिक्स के रूप में इसका क्या यूटिलिटी है। तो इसका एबिलिटी टू थिंक यानी कि सोचने की क्षमता और उसका आकलन करने का रीजन निकालने की क्षमता, याद रखने की क्षमता और उसका समझने की क्षमता, कंसंट्रेशन, फिर डिसाइड करना और जजमेंट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये खास करके हर एक रोगी में एक जैसा आपको नहीं मिलेगा और अलग अलग रोगियों में अलग अलग ढंग से इसे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये कहते हैं कि डिजीज रोगी के दवा सिलेक्शन में एक स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी या सिलेक्शन ऑफ द क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो रिपोर्टरी के अंदर में इसके जो रूब्रिक्स दिए हैं मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर में तीन आयाम दिए गए हैं। मेंटल एबिलिटी का डेफिशिएंसी होना, इसका मेंटल एबिलिटी से मेंटल एक्सर्शन से एग्रेवेट करना, मेंटल एबिलिटी से एमुलरेट होना, एक्सर्शन से एमुलरेट होना। और अगर ये एग्रेवेट करता है या एमुलरेट होता है तो यह आपको न्यूरो डेवलपमेंटल डिजॉर्डर्स या साइकेट्रिक इलनेस या ओल्ड एज का भी कारण हो सकता है, जो कि हम लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में मदद देना पड़ेगा। तो इसका जो एबिलिटी का रूब्रिक्स है, इसका दिया गया है कॉग्निटिव कैपेसिटी, मतलब कि कैसा वह समझ रहा थिंकिंग, सोच रहा है, ध्यान कंसंट्रेट कर रहा है, यादाश्त कैसा है और उसका समझ कितना रहा है। फिर जजमेंट करना यानी कि उसका लॉजिक परसेप्शंस को जानना। फिर कम्युनिकेशन, फिर आपका स्पीच का क्लैरिटी क्या है, उसका किस तरह से वह बोल रहा है, उसमें ट्रेमर है या फ्लुएंट है या काफी मर्मरिंग है। फिर सीखने की क्षमता, लर्निंग, आप पेशेंट से बात करते हो तो उसका लर्निंग क्षमता क्या है। फिर मेंटल डलनेस, और कुछ पेशेंट होते हैं जो कि डल होते हैं, समझते नहीं है, मूर्ख टाइप के, बुद्धि टाइप के होते हैं। तो ये आपका मीनिंग्स के आधार पर है। रूब्रिक्स के रूप में देखेंगे तो कई एक रूब्रिक्स जो है तो आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक आता है माइंड डलनेस। डलनेस मतलब रिड्यूस्ड इंटेलेक्चुअल शार्पनेस नहीं है, इनएबिलिटी नहीं है, सोचने के लिए बहुत कारण से होता है। डलनेस इसलिए भी होता है, अगर पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड होगा तो वह डल होगा। माइंड कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, इनएबिलिटी टू फोकस, मेमोरी वीक, लॉस्ट और एक्टिव, ये वेरिएशन है मेंटल एबिलिटी का। फिर माइंड इम्बेलिसिटी और इडियोसी, तो ये सीवियर रिटार्डेशन, खास करके आपको मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड में आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर माइंड में एक और है आंसर स्लोली, करेक्टली और कंफ्यूज। वो जवाब दे रहा है, सोचने में समय लगाता है, जवाब देने में धीरे धीरे जवाब दे रहा है, सही जवाब दे रहा है या कंफ्यूज, आप पूछ रहे हो कुछ और जवाब दे रहा है कुछ। तो ये बहुत सा मिस्टेक, फिर क्या होता है, बोलने में मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक, कैलकुलेट करने में मिस्टेक, ये रूब्रिक्स अलग से है। फिर कंप्रहेंशन डिफिकल्ट, समझने में। तो फिर ये है तो क्रॉनिक, टेम्पोररी, क्रॉनिक और कॉग्निटिव, तीन भागों में
रूब्रिक कवर करता है। कुछ तो होगा टेम्पोरली है, बीमारी के कारण, क्रॉनिक मतलब कुछ का हो गया है, और या नहीं तो कॉग्निटिव उसका समझने की क्षमता है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपको डायग्नोसिस में सपोर्ट करता है, जैसे खास करके आपका डिमेंशिया, ऑटिज्म, एडीएचडी, लर्निंग डिसऑर्डर्स, मेंटल रिटार्डेशन, सिजोफ्रेनिया, पोस्ट स्ट्रोक एफीजिया का जो कंडीशन होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा डायग्नोसिस में। इंडिविजुअलाइजेशन में आपको डिफ्रेंशिएट करने को मिलेगा कि दो सिमिलर मेडिसिन के अंदर में। और वाइटल फोर्स को इंडिकेशंस है ना, तो वाइटल फोर्स का इंडिकेशंस का भी जानकारी आपको मिल सकता है। और ट्रैकिंग इम्प्रूवमेंट, आपका क्लैरिटी कैसे, इसका क्षमता है, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन क्लैरिटी, कंसंट्रेशन, लर्निंग रिफ्लेक्शंस, प्रोग्रेस इन डीप सीटेड डिजीज। फिर ऑब्जर्वेशन, अब आप रोगी में कैसे देखोगे, तो देखने के लिए अब देखना पड़ेगा कि वो उसका जो बोल रहा है वर्बल जो है पेशेंट, वो स्लो धीरे धीरे बोल रहा है। इससे क्या है कि उसका बोलने का ये बराइटा काफ, कैलकरिया काफ जैसे में देखे कंफ्यूज स्थिति, आप उसकी बात को बहुत अच्छे तरह से समझ नहीं पाएंगे, जो बोलना चाह रहा है क्या बोलना चाह रहा है। तो ये डिरेंज मेंटल फ्लो है, कैनबिस इंडिका एनाकार्डियम में होगा। दूसरा है वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी। अब लोग बोलना चाहते हैं, शब्द खोजते हैं, बोल रहे हैं, प्रॉपर शब्द नहीं मिलता है, तो इसमें आपको कुछ दवाइयां भी आती है। मैं कुछ नाम जिक्र करता हूँ, लेकिन रिपोर्टरी में जाएंगे तो और भी आपको देखने को मिलेगा। एल्यूमिना, लैकेसिस, फॉस्फोरस, कंटेंट ऑफ स्पीच है ना, कंटेंट ऑफ, अब देखिए कोई आदमी एक ही बात को दोहराता रहता है ना, जैसे ओसीडी में, ऑटिज्म में एक ही बात को दोहरा रहा है, या बोलते बोलते कुछ बात को भूल गया, तो ये एक आपको ये देखने को मिलेगा। ओसीडी और कंपल्सिव है तो स्ट्रेमोनियम मेडोरिनम में होगा। फॉरगेटफुलनेस वाइल स्पीकिंग में अगर मिलता है तो लाइकोपोडियम नक्समोस्केटा टाइप का मिलेगा। मेमोरी रिलेटेड वर्बल, कैन नॉट रिमेम्बर द नेम, बहुत लोग होते हैं नाम बोलना चाह रहे हैं नाम, लेकिन उसको जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो नेट्रम म्यूरिटिकम, कैलकरी, कैली कार्ब, सल्फर आते हैं। और कंफ्यूजन आइडेंटिटी, यानी कि उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप रोगी में कैसे देखोगे, उसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन, और आप लोग को ध्यान में देखना चाहिए। मैं इस पर एक अलग से भी लेक्चर लूंगा फेशियल एक्सप्रेशन पर। जैसे रैकेट, अब लग रहा है कि क्या उसके चेहरा में एकदम लगेगा खालीपन है ना, तो इसके अंदर में आपको बैरेटा कार फेलिगोरस है। एजिटेशन फ्रीक्वेंटली, बार बार उसका आंख ये हो रहा है ना, देखोगे, और वो एजिटेटेड एक्साइटेड मूड में रहेगा। अर्जेंटम नाइट्रिकम। फिर गेस्चर्स एंड एक्टिविटी, वो कोई भी चीज को कंप्लीट नहीं कर पाता है, बोलना चाह रहा है पूरा सेंटेंस बोल नहीं पाएगा, कोई काम करता है अधूरा छोड़ देता है, तो डिफिकल्टीज होता है, तो डिसओरिएंटेशन और नए वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो ये आपको देख सकते हैं। और स्लो रिएक्शन सराउंडिंग करने, किसी बात को समझने में, सुनने में और उसका रिस्पॉन्ड करने में समय लगता है। फिर आता है मिस आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और प्लेस। अब ये आपको एक ऑब्जेक्ट कोई चीज है उसको समझ नहीं पाता है कि यह क्या है क्या नहीं है। फिर स्कूल का परफॉर्मेंस में भी आप बच्चों में देखेंगे उसको लर्निंग प्रॉब्लम्स है, स्कूल में अपने बाकी साथियों के साथ में बनिस्पत वो पीछे है, तो वहां पर भी आपको ये रूब्रिक्स होता है जहाँ की बराटा कार्ड जैसे मेडिसिन हो सकते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, और बहुत सारे ये बात आते हैं। तो मेंटल एबिलिटी बहुत ही वैल्यूएबल टूल्स है केस एनालिसिस के लिए, आपको डेप्थ ऑफ पैथोलॉजी, इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस और रेमेडी चॉइस के लिए। इसलिए मैं इस रूब्रिक्स को आज इसलिए चेकअप किया कि हम लोग एज ए केस टेकिंग, एज ए केस टेकर केवल रूब्रिक्स ही नहीं देखते हैं, लेकिन रूब्रिक्स को कैसे रोगी आपके सामने में प्रेजेंट करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, ये आप शायद अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये मेंटल एबिलिटी का क्या महत्व है। तो आप इसको मनन कीजिए, बार बार सुनिए, और अगर कोई सवाल का जरूरत होगा तो मुझसे जरूर से पूछताछ कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपका
जवाब देने में। तो इसके साथ में मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। फिर अगले बार मिलूंगा किसी दूसरे रूब्रिक से।